नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आज का एजेंडा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में चुनावी जंग चरम पर है और जीत के लिए हर तिकड़म को सूरमा अपना रहे हैं। कोई सियासत को साधने के लिए बड़े बड़े दावे कर रहा है, बड़े रास्ते अपना रहा है, तो किसी को छोटे दलों के साथ बड़े सपने दिखाई पड़ रहे हैं। इस फहरिस्त में अखिलेश यादव की गठबंधन पॉलिटिक्स सबसे आगे चल रही है, जो दर्जन भर छोटे दलों के साथ गठबंधन करके हर जाति के वोटर को अपने पाले में लेकर सत्ता की जंग में जीत को लेकर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। एक तरफ जहां तमाम छोटे दलों के जरिए जाति समीकरणों को साधने में अखिलेश अपनी भूमिका को कामयाब मान रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष इस गठबंधन को केवल भानुमति का पिटारा मान रहा है। अब सबके मन में यही सवाल है कि आखिर छोटे छोटे दलों के साथ जो गठबंधन की पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी कर रही है, क्या इन छोटे दलों से बड़े सपने को हासिल किया जा सकता है? आखिर यूपी में सियासी हालात किस तरह हैं? इस पर आज के एजेंडा में होगी चर्चा। अखिलेश जमा रहे हैं समीकरण और इसी से जुड़े कुछ जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दे रहे हैं। देखिए, सपा ने पहले से ही तय कर रखा है कि वो इस बार चुनावी समर में छोटे छोटे राजनीतिक दलों से गठबंधन करके जीत का सेहरा अपने सर बांधेगी। अखिलेश यादव भी इस दिशा में पुरजोर प्रयास लगातार कर रहे हैं, मगर सवाल यह है कि आखिर समाजवादी पार्टी को छोटे दलों से गठबंधन करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? अखिलेश यादव की ओर से अब तक इस संबंध में ताबड़तोड़ कई बैठकें की जा चुकी हैं। सपा की ओर से भी सभी को समान तवज्जो देते हुए गठबंधन के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। हालांकि अब तक अपने चाचा शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और आगे की रणनीति समाजवादी पार्टी की क्या होने वाली है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करना चाहूंगी। डॉक्टर अजीज खान, माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन मेरे साथ जुड़ गए हैं, और राकेश त्रिपाठी जी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। आप दोनों का बहुत स्वागत है, शुक्रिया आज का एजेंडा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अजीज खान, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है। 2017 में आपने देश के सबसे बड़े जो पार्टी है उसके साथ गठबंधन किया था। इस बार आप छोटे छोटे दलों को साथ लेकर आ रहे हैं, क्या रणनीति है? देखिए मैडम, दो तीन बातें हैं। सबसे पहली बात तो समाजवादी पार्टी का जो पिछला अनुभव रहा है बड़ी पार्टियों के साथ जो गठबंधन का, उसमें जो सबसे ड्रॉबैक था, सबसे नेगेटिव था, वो ये रहा कि हमारा वोट तो उन पार्टियों को ट्रांसफर हो गया, लेकिन चूंकि बड़ी पार्टियां रही हैं, पैरेलल रही हैं साथ में, तो उनका वोट हमारी तरफ ट्रांसफर नहीं हुआ। लेकिन जो आज के मौजूदा परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी का जो बेसिक मानना है वो ये है कि जो उत्तर प्रदेश और पूरे देश में दलित, शोषित और वंचित समाज है, जिसकी लड़ाई तमाम छोटी छोटी पार्टियां लड़ रही हैं समाजवादी पार्टी के साथ साथ, उनको मुत्तहिद करके, उनको साथ में ला करके, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं, दलित, शोषित और वंचित समाज ऐसे हैं जिनकी लड़ाई कोई लड़ नहीं रहा है, क्योंकि बीजेपी ने खासतौर से इस समाज को बहुत धोखा दिया, इस समाज को बहुत उपेक्षित किया, क्योंकि इसी समाज ने एक वक्त रहा 2017 में और 19 में और 14 में, इस समाज ने बीजेपी को बड़े स्तर पर वोट दिया और बड़ी उम्मीद रही बीजेपी से, लेकिन बीजेपी ने इन जातियों को बहुत उपेक्षित किया और इन जातियों के साथ बहुत धोखा किया। ये जातियां जो है वो जुड़ी तो बीजेपी से बड़े स्तर पर, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ उनका शोषण किया। और इसको देखते हुए समाजवादी पार्टी ने प्रयास किया कि जो छोटे छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, ये लगातार इन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको अगर अपने साथ में जोड़ लिया जाए तो एक गुलदस्ता तैयार होगा और उस गुलदस्ते से कहीं ना कहीं तमाम रंग जो एक गुलदस्ते में होता है, उस रंग की छटा जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में बिखेरी जाएगी। देखिए, गुलदस्ते की बात तो आप डॉक्टर अजीज खान कर रहे हैं कि, लेकिन सवाल तो ये भी है कि ये आपके लिए एक बड़ी चुनौती होने वाला है कि प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों को आप किस तरह से बांटेंगे। इस पर आगे आपसे सवाल लूंगी, लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, जिस तरह से देखिए हर जाति, हर दल को साधने की कोशिश यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है, क्या आप इसे एक चुनौती मान रहे हैं? देखिए, समाजवादी एक परिवार की पार्टी, और जो परिवार न संभाल पाया हो, कुनबा न चला पाया हो, वो गठबंधन कैसे चला पाए? गठबंधन के अगर समाजवादी पार्टी के पुराने उदाहरणों को आप देखिए तो समाजवादी पार्टी ने अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टियों से गठबंधन किए और कोई भी गठबंधन इनका 6 महीने नहीं चल पाता है। समाजवादी पार्टी ने 2017 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में गठबंधन किया, 2017 के चुनाव में गठबंधन किया, 2019 के चुनाव में गठबंधन किया,
हर बार गठबंधन इनका चुनाव खत्म होते ही गठबंधन की गांठें खुल जाती है। वास्तविकता में समाजवादी पार्टी इस समय हताश है, निराश है, और जब से अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष पद की कमान संभाली तब से समाजवादी पार्टी में लगातार गिरावट हुई। जब मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे तो समाजवादी पार्टी के अधिवेशन, कार्यक्रम और चुनाव लड़ने की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के बाहर तक थी। मध्य प्रदेश में, बिहार में, कर्नाटक तक में समाजवादी पार्टी अपनी प्रदेश दिखा रही थी। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के मुखिया बने अखिलेश यादव जी, अपने पिताजी से उन्होंने अध्यक्ष पद छीन लिया, उसके बाद से समाजवादी पार्टी लगातार गिरावट की तरफ है। उत्तर प्रदेश जहां से उसका ओरिजिन हुआ है, उस उत्तर प्रदेश में लगातार संकुचित हुई है समाजवादी पार्टी। और आज समाजवादी पार्टी के ये हालात हो गए हैं कि वो ऐसे ऐसे दलों के साथ गठबंधन कर रही है जिन दलों का वास्तविकता में कोई जनाधार नहीं है, वजूद नहीं है, उसको उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई पहचान नहीं है। आज उन दलों के सामने भी घुटने टेकने का काम कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है, 2022 के चुनाव आते आते तक में वो कौमी एकता दल जिसके साथ विलय करने से अखिलेश यादव ने विरोध करते हुए पार्टी से चाचा को निकाल दिया था। आज उन्हीं शिकवतुल्ला अंसारी और मुख्तार अंसारी के परिवार को बड़ा वेलकम करके कांग्रेस ये समाजवादी पार्टी अपनी साइकिल की सीट पर बैठा रही। कमेंट चाहूंगी, जो सवाल ये पूछ रहे हैं वो सवाल तो वाकई उठ रहा है कि जिन पार्टियों का सहारा आप ले रहे हैं वो महज 1-2% वोट ही मुश्किल से आपके लिए हासिल कर पाएंगे। ऐसी क्या जरूरत पड़ी? क्या ये माना जाए कि अखिलेश यादव ये मान रहे हैं कि पार्टी की स्थिति इस वक्त यूपी में बहुत अच्छी नहीं है, खासकर परिवार में विभाजन के बाद जो स्थिति पैदा हुई? देखिए मैडम, अभी राकेश जी को मैं सुन रहा था, तिलमिलाहट देखिए, इनके घबराहट को देखिए, इनके चेहरे पे बल कैसे आ रहा है। और इनके नहीं आ रहा है, इनके छोटे और बड़े नेता सभी। आज देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में खासतौर से जैसे भी पूर्वांचल में हमारा जो रथ यात्रा निकला, जो रैलियां रही कानपुर में, हरदोई में, मऊ में और कई जगहों पे, कहीं ना कहीं इनके बड़े नेताओं के चेहरे पर बल आ गया। इनके अंदर घबराहट देखिए, पहली बात। और आज हम गठबंधन कर रहे हैं, घबराहट इनको हो रही है। यही गठबंधन इनके साथ जब था माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का, तब वो बहुत बेहतर थे और उनका बड़ा जनाधार था। ये अनुप्रिया पटेल जी को लेकर जब चलते हैं तो इनका बड़ा जनाधार है। ये गठबंधन करते हैं तो ये मजबूत है, और जब हम गठबंधन करते हैं इसका मतलब हम कमजोर हैं, इसलिए गठबंधन कर रहे हैं। देखिए किसी को परेशानी नहीं है, सवाल ये है कि इन छोटी पार्टियों से आपको क्या हासिल होगा इनके साथ गठबंधन करने में? क्योंकि देखिए मैं आ रहा हूं उसी मुद्दे नहीं, ये आपके लिए वोट लाने का काम करेंगे या फिर वोट काटने का काम करेंगे? जातीय वोट काटने का काम करेंगे? देखिए मैडम, वोट लाने और काटने का इशू नहीं है। आज सवाल इस बात का है कि जो दलित शोषित समाज है उसकी लड़ाई कौन लड़ रहा है और उसका हक उसे कैसे मिलेगा, उसको सत्ता में भागीदारी कैसे मिलेगी। और जब तक उसको सत्ता में भागीदारी नहीं मिलेगी, जब तक वो अपने हकों की लड़ाई नहीं लड़ सकता है। आज मकसद समाजवादी पार्टी का सत्ता हासिल करना नहीं है, सत्ता में भागीदारी दिलाना है। जो शोषित वंचित दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, उसको सत्ता में भागीदारी कैसे मिले, इसलिए छोटे छोटे गठबंधन, छोटे छोटे दल जो है, क्षेत्रीय दल है, उनको साथ लाने का मकसद, उनको सत्ता में भागीदारी दिलाना, यह मकसद है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ी तकलीफ है, क्योंकि वो सत्ता में भागीदारी इन समाज को नहीं देना चाहती है, पिछड़ों को नहीं देना चाहती है, दलितों और वंचितों को नहीं देना चाहती। क्यों? अब आप देखिए, अभी इन्होंने कहा कि साहब छोटी छोटी पार्टी, मैं जानना चाह रहा हूं, अभी ये पिछले कुछ दिन पहले स्वतंत्र देव सिंह अध्यक्ष जी, उन्होंने 8 ऐसी पार्टियों से गठबंधन किया जिसका नाम तक रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्टर्ड नाम नहीं है। पूछिए ना राकेश जी से। तो ये महान दल है, ये बड़े दल है। यानी कहने का मकसद ये हुआ कि जब ये गठबंधन 47 दलों से करते हैं तब ये मजबूत हैं। हम गठबंधन करते हैं इसलिए कि जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, और जिनको हक मिले उसको अगर हम अपने साथ लाते हैं तो हम कमजोर हैं। ये इनकी मानसिकता देखिए, ये नहीं चाहते हैं कि ऐसे समाज को उसका हक मिले। एक बात अभी आप देखिए, बुंदेलखंड में जो प्रोग्राम होने जा रहा है, विजय रथ निकलने जा रहा है, आपको मैं बता रहा हूं मैम, आप फिर देखिएगा, शाम तक इस पे डिबेट होगा, आप देखिएगा एक इतिहास बनने जा रहा है। बुंदेलखंड में इनको 19 की 19 सीटों मिली थी, बहुत बड़ी उम्मीद के साथ लोगों ने इनको जनाधार दिया था। क्या किया इन्होंने? आज वहां का शख्स जो है वो पलायन कर रहा है, दूसरे प्रदेशों में जा रहा है, क्योंकि उनके पास रोजी रोटी नहीं है, उनका रोजगार नहीं है, उनका कोई उद्योग नहीं लगाया इन्होंने। वहां पर कोई ऐसा काम नहीं किया कि वहां का मजदूर वहां पर रुके, वहां का किसान रुके। पानी पीने तक की व्यवस्था इन्होंने नहीं की। 19 की 19 सीटें इनको मिली है, बड़ी उम्मीद के साथ इनको उन लोगों ने वोट दिया था। आप देखिए कि ये कैसे अलग अलग लोगों से कैसे धोखा करते हैं, कैसे लोगों को ठगते हैं, कैसे झूठ बोलते हैं। यही उम्मीद और इसी चीज को देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी ने जिद किया और सोचा, फैसला किया कि हमें
हमें इन दलितों का, पिछड़ों का हक दिलाना है और उनको साथ में ला करके राकेश त्रिपाठी जी, जब अखिलेश यादव लगभग 1 दर्जन दल के साथ जाते हैं तो आप लोग हल्के में लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दौर भी था जब अटल जी ने 26 पार्टियों को साथ लाकर सरकार बनाई थी। तो क्या वही बात यूपी में दोहराई नहीं जा सकती? और आपकी मानसिकता पर भी वो सवाल उठा रहे हैं, क्या जवाब देंगे सर? नहीं, देखिए, गठबंधन को लेकर के हमारी आपत्ति नहीं है। गठबंधन तो स्वाभाविक है और सत्य है। गठबंधन इस समय राजनीति का धर्म है, गठबंधन होंगे ही होंगे। हम स्वयं हमने गठबंधन कर रखा है। महत्वपूर्ण यह है कि गठबंधन धर्म निभाने के लिए आपके अंदर साहस है क्या? क्या आपका ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का है कि आप गठबंधन को लेकर के आगे चल सकते हैं? मैंने इसीलिए सवाल उठाया कि 2017 में आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। क्यों गठबंधन किया था और क्यों गठबंधन की गांठें खुल गई? क्यों आपने बुआ बबुआ का गठबंधन 2019 के चुनाव में बुआ के साथ बनाया और क्यों गठबंधन की गांठें चुनाव खत्म होते ही खुल गई? क्या चुनाव के पश्चात आप जो तमाम सारा, कहीं का ईटा कहीं का रोड़ा, ये भानुमति का कुनबा जो आपने जोड़ा है, ये फिर बिखर तो नहीं जाएगा? गठबंधन को चलाने के लिए आपके अंतःकरण की शुद्धता चाहिए, विचारों की साम्यता चाहिए, लेकिन कहीं कोई विचारों की साम्यता नहीं है, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। आप केवल जातीय गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वर्ष 2014 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। अब उत्तर प्रदेश की जनता जाति के आधार पर और मजहबी ध्रुवीकरण के आधार पर अब वोट करने वाली नहीं है। अब उत्तर प्रदेश की जनता विकास के आधार पर वोट करेगी। अब बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं। बुंदेलखंड में हर घर नल की योजना हमने शुरू करने का काम किया है। बुंदेलखंड में बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर हमने शुरू करने का काम किया है। बुंदेलखंड में जो वर्षों दशकों से सिंचाई की परियोजनाएं थी, बाढ़ सागर परियोजना 42 वर्षों से पेंडिंग थी, उसको आखिर पूरा करने का काम किसने किया है? आज 9 ऐसी सिंचाई परियोजनाएं हैं जो पूरी हो गई है। क्या शर्म नहीं आती आपको ये सब बातें आज सुनते हुए? ये बुंदेलखंड जिसकी पहचान आपने बीहड़ के नाते कर रखी थी, ये बुंदेलखंड जहां पर लोगों को घास की रोटी खानी पड़ती थी, वो बुंदेलखंड कभी भी क्यों नहीं विकास के मापदंड पर आ पाया? आज बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे लगभग बनकर तैयार हो गया है और चुनाव से पहले ही हम उसको लोकार्पित करने जा रहे हैं। क्यों नहीं बुंदेलखंड के विकास के बारे में आपने सोचा? आप चाहे बुंदेलखंड की बात कर ले, चाहे पूर्वांचल की बात कर ले, विकास के मुद्दे पर बहस करने के लिए आज अखिलेश यादव जी तैयार नहीं हो पा रहे। कैसे करके चुनाव को चिन्ह के मुद्दे पर ले आवे, कैसे करके जाति गठजोड़ पर ले आवे, कैसे करके मजहबी ध्रुवीकरण को ले आवे, ये सारे प्रयास विफल होंगे। उत्तर प्रदेश की जनता विकास के मुद्दे पर वोट करने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देखी है आपके शासनकाल में। आज उत्तर प्रदेश के 59 जिलों में अगर मेडिकल कॉलेज बनाए हैं हमने, तो योगी आदित्यनाथ जी सीना ठोक कर कह सकते हैं ये काम हमने किया है। आज उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन अगर किसी ने किया है तो सीना ठोक के हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। वरना 5 जिलों को केवल वीआईपी दर्जा था, बाकी समूचा उत्तर प्रदेश अंधेरे में डूब जाता था। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर रखी थी आपने, तो कब्रिस्तान और शमशान में भी भेद कर दिया था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जनता जागरूकता के आधार पर विकास के मुद्दे पर वोट कर रही है और इसीलिए आप अपने पुराने फार्मूले पर लौट आए हैं कि कैसे मनी के आधार पर, मसल के आधार पर, माफिया के आधार पर, कैसे कास्ट के आधार पर, कैश के आधार पर इस चुनाव को ले जाया जा सके। लेकिन कितना भी प्रयास करिए, उत्तर प्रदेश की सुधी जनता विकास के मुद्दे पर ही, और विशेषकर जब बुंदेलखंड का आप जिक्र कर रहे हैं, तो 19 की 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी, भारतीय जनता पार्टी के खाते में रहेंगी। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, अखिलेश यादव जी की साइकिल का पैडल आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप कितना भी अपराधियों को, माफियाओं को जी अजीज खान जी जवाब देंगे। जी अजीज खान जी। देखिए मैम, एक बात, ये अभी मर्यादा की बात कर रहे थे कि साहब ये मर्यादा और शुचिता की बात कर रहे थे। भाई शुचिता कहां गई आपकी? जब संजय निषाद जी का स्ट्रिंग ऑपरेशन होता है तो वो कहते हैं कि साहब मैं थाना फुकवा दूंगा, गांव जलवा दूंगा, दंगा करवा दूंगा, मुझे हर हाल में इलेक्शन जीतना है। और जिस पार्टी में हम हैं उस पार्टी में मुकदमे वापस भी हो जाते हैं। साहब ये बयान नहीं देखा इनका? और वो बयान देने के बाद लगातार बीजेपी उनको, उनके गलवैया खेल रही है, उनको लगातार उनके कंधे से कंधा मिला है। कहां गई शुचिता आपकी, जरा बताइए। पहली शुचिता। दूसरी बात, यही ओम प्रकाश राजभर, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जब आपके मंच से गाली देते थे, आप इनके साथ गलबैया खेलते थे और उसके बाद जाकर के ये गाली देते थे, तो उस शुचिता कहां गई? और लगातार इनसे फिर उसके बाद भी ये मिलने का प्रयास कर रहे थे आप शुचिता की बात करते हैं। दूसरी बात, मैं एक बात आपको बताऊं, जाति की बात जो आप कर रहे हैं ना, जाति आधारित, सबसे बड़ी जो जातिवादी मानसिकता है वो बीजेपी की है। आप धर्म के आधार पर चुनाव लड़ते हैं और लड़ते चले आए हैं, गठबंधन से चुनाव लड़ते चले आए हैं। स्थिति आपकी ये है, मैं आपको बताऊं
कि धर्म के नाम पर 2 सीटों से लेकर के 325 का आपने सफर तय किया है। वो धर्म की बात करते हैं? धर्म की बात कौन कर रहा है? वो लोग करते हैं जो सिर्फ धर्म आधारित चुनाव लड़ते हैं, धर्म आधारित राजनीति करते हैं, विकास से और काम से कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, इन्होंने कहा 2-3 बातें कि अभी मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया। विजन किसका था? मिशन किसका था? सोच किसकी थी? किसने पूर्वांचल को का डेवलप करने का किसने विचार बनाया? इस बात को देखिए, अलाइनमेंट से लेकर के डीपीआर से लेके सारा काम किसने किया? आपने एक काम किया, जल्दबाजी में उद्घाटन। अभी 1 साल का उसमें और वक्त लगता। मैं आपको बताऊं, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस में आप जरा मैडम कभी गाड़ी से चलकर देखिए, पेट्रोल अगर आपने टंकी फुल नहीं कराई तो एक छोर से आप चढ़ेंगे, दूसरे छोर पे टंकी नहीं मिलेगी, आपकी गाड़ी रुक जाएगी। पहली बात समझिए, पेट्रोल पंप तक नहीं है। सोच, वहां आप समझिए एमिनिटीज, शौचालय तक नहीं है। बीबी बच्चे परिवार अगर लोग लेकर चले तो वहां पर रास्ते में ऐसी एमिनिटीज नहीं है कि उसका इस्तेमाल कर सके। सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति देखिए, वहां सर ऐसा तो नहीं है कि आपकी पार्टी को मौका नहीं मिला, आपकी मौका तो आपकी मौका दे प्लीज। अभी मुझे 10 सेकंड का मौका दे। उन्होंने लंबी बात कही है, जवाब तो देने दे प्लीज। मैं बताऊं, तमाम चीजें हैं, जल्दबाजी में आपने उद्घाटन कर दिया। आप कह रहे बुंदेलखंड का मैंने बुंदेलखंड एक्सप्रेस में बना दिया। अरे भी 30% बना है, उद्घाटन कर दो ना चुनाव के पहले। भाई आप तो चुनाव के पहले शिलान्यास लगातार कर रहे हैं, लगातार जनता को गुमराह कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने अभी कहा कि साहब मैं बिजली की परियोजना और 24 घंटे बिजली देता है। बताइए ना कोई 5 परियोजना कि जो आपने बिजली प्लांट लगाए हो। हमने तो थर्मल पावर प्लांट जवाहरपुर, ओबरा, हरदेवगंज तमाम थर्मल पावर प्लांट लगाए हैं और उसी की वजह है कि आज जो बिजली आप सप्लाई कर पा रहे हैं, वरना एक भी पावर प्लांट आपने नहीं लगाया। आपने क्या लगाया है? आपने पावर प्लांट लगाने के बजाय पूरे बिजली डिपार्टमेंट को अडानी को सौंप दिया। आपका तो रिमोट वहां से चलता है, कोयला तक आप वहां से बगैर परमिशन के नहीं ले सकते। आप कह रहे हैं 24 घंटे बिजली दे रहे। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने मेडिकल कॉलेज का सवाल उठाया। मैं मैडम आपको कहना चाह रहा हूं, वीडियो वायरल हुआ, आपका बहुत बड़ा चैनल है देश का, उसमें तमाम उसके भी वीडियो आए। तमाम जो जिला मेडिकल कॉलेज था, जिला कॉलेज था, जो जिला चिकित्सालय था, उसको मेडिकल कॉलेज का नाम देकर के, एक्सटेंशन देकर के इन्होंने उसका मेडिकल कॉलेज का नाम दिया। उसका प्लास्टर तक नहीं किया, प्लास्टर तक नहीं किया, अपॉइंटमेंट तक नहीं हुआ। एमसीआई के नॉर्म के मुताबिक उसमें अपॉइंटमेंट तक नहीं हुए, ऑपरेटर्स तक नहीं रखे गए। साहब आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपने कहा था 100 मेडिकल कॉलेज देंगे, एम्स देंगे, तमाम आपने कहा था विश्वविद्यालय देंगे उत्तर प्रदेश में 10 अंतरराष्ट्रीय स्तर के, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज देंगे। आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहेंगे। मेरे सहयोगी संतोष शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं एक सवाल उनसे लेना चाहती हूँ। संतोष, जो आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं कि छोटे दलों का सहारा समाजवादी पार्टी को लेना पड़ रहा है, बशर्ते सीट बंटवारे की गणित जो है वो उनकी इस मंशा के सामने रोड़ा ना पैदा कर दे, क्या लग रहा है वहां पर समाजवादी पार्टी को गठबंधन पॉलिटिक्स से कितना फायदा हो सकता है? पहले हिंदू मुस्लिम के नाम पर, लेकिन अब जातिगत समीकरण को ठीक करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने, चाहे वो कृष्णा पटेल जो कैमरा ग्रुप है अपना दल का, उसके साथ गठबंधन किया, पूर्वांचल में अपने गणित को ठीक करने के लिए, जातिगत समीकरण ठीक करने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, आम आदमी पार्टी के साथ उनकी बातचीत चल रही है। यानी कि हर पॉकेट में, यानी उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में जो भी गठबंधन करने वाले जो दल है, सक्रिय है, जिनका अपना वोट बैंक है, उनके साथ वो गठबंधन करके कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में अपने जातिगत समीकरण को ठीक करने की कोशिश में लगे हैं। वजह साफ है कि उनके सामने, समाजवादी पार्टी के सामने बीजेपी जैसा दल है। बीजेपी भी तो गठबंधन कर रही है, उसका अपना दल से गठबंधन है, तो इसके साथ ही संजय निषाद उसके साथ आ चुके हैं। तो बीजेपी भी अपने गठबंधन के लिए रास्ते खोले हुए है, तमाम लोगों के लिए स्वागत कर रही है, लेकिन बीजेपी के साथ अभी कुछ लोग जाना नहीं चाहते। यही वजह है कि जो विरोधी दल है वो या तो समाजवादी पार्टी के साथ है और या फिर अगर जो सत्ता पक्ष के साथ है वो बीजेपी के साथ जा रहा है। बिल्कुल वर्टिकल डिवीजन हुआ है इस समय पर। अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की लड़ाई को देखें तो बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी हो गई है। यही वजह है कि गठबंधन करने वाले दल कोई तीसरा गुट नहीं बना रहा है। कांग्रेस या बीएसपी के साथ कोई गठबंधन नहीं करना चाहता। जो भी गठबंधन हो रहा है या बीजेपी के साथ हो रहा है या समाजवादी पार्टी के साथ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि क्षत्रप दलों को
अपने जातिगत समीकरण ठीक करने हैं और समाजवादी पार्टी और बीजेपी को भी अपने जातिगत समीकरण ठीक करने हैं। यही वजह है कि गठबंधन की राजनीति इस बार के चुनाव में बहुत हावी होती नजर आ रही है। बिल्कुल, शुक्रिया संतोष आपका। हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान और राकेश त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजीज खान, आपने मेरे सहयोगी की बात सुनी होगी कि इस बार के चुनाव ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी ही है और गठबंधन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो भाजपा को पटकनी देने के लिए जो गठबंधन फॉर्मूला आप निकाल रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर पेंच नहीं फंसेगा? उसको लेकर भी आपको कॉन्फिडेंस है? सीट का फॉर्मूला क्या तय हो पा रहा है? देखिए मल्लिका जी, एक बात आप समझिए, यहाँ सीटों का बंटवारा का इशू नहीं है। आज यहाँ पे लड़ाई का इशू है कि कैसे बीजेपी जैसी पार्टी जो लगातार लोगों को कहीं ना कहीं प्रताड़ित कर रही है, लोगों के साथ धोखा किया है, लोगों को ठगा है, उसको कैसे कैसे उसको सत्ता से बाहर किया जाए। सवाल इस बात का है। आज हमारा जो गठबंधन है वो सब गठबंधन नेचुरल गठबंधन है। वो जो अलायंस हो रहा है, जो गठबंधन हो रहा है, वो एक ऐसी विचारधारा है जो एक ऐसी मनुवादी विचारधारा के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। क्योंकि मनुवादी विचारधारा, क्योंकि इनको संविधान से भी कोई मतलब नहीं, इन्होंने संविधान की प्रतियां तक जलाई है। ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं देश मुल्क हमारा आजाद हो जाए, क्योंकि इन्होंने मुल्क को पूरी तरह से गुलाम बना दिया। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, जो हमारे साथ गठबंधन है वो उसके फार्मूले पहले से तय है, सारी सीटें तय है, कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है। सिर्फ डिस्प्यूट है तो ये बीजेपी को दिखता है, इसको बड़ी तकलीफ है। वो लगातार ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं कि साहब इनके जो गठबंधन क्या फॉर्मूला तय है? अभी तो दर्जन भर पार्टियों के साथ तो गठबंधन हो ही चुका है, अभी और पार्टियों को आप साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर्मूले के बारे में तो बताइए, क्या फॉर्मूला तय हुआ है? देखिए मल्लिका जी, फार्मूला सीधा सा एक है कि जो शख्स लड़ाई लड़ रहा है इस समाज का, उसको सत्ता में भागीदारी कैसे दिलाई जाए और वो सत्ता में भागीदार कैसे हो, अपने समाज की लड़ाई वो कैसे लड़े। क्योंकि जब तक उसके पास ताकत नहीं होगा वो अपने समाज की लड़ाई नहीं लड़ सकता है। और इसी फार्मूले को देते हुए माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने लगातार ये आह्वान किया कि जो समान विचारधारा के लोग हैं, जो इस मनुवादी विचारधारा को हटाना चाहते हैं, वो हमारे साथ हमें। और इस फार्मूले को लगा करके आज आप देखिए, अभी संजय जी, अभी आपके संतोष जी बता रहे थे, देखिए उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त, वो जमीन के आदमी है, जमीन के रिपोर्टर है। देखिए आपके रिपोर्टर बहुत जमीनी रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने भी बताया इस बात को कि आज आप चप्पे चप्पे में आप देखिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की बड़ी लहर है, उसको बड़ी उम्मीद की नजर से देख रहे हैं। क्योंकि 4.5 साल और पौने 5 साल का जो वक्त मिला ना बीजेपी को, वो बीजेपी ने बहुत धोखा दिया। क्योंकि बड़ी उम्मीद के साथ लोगों ने इनको वोट दिया था, सोचा था अच्छे दिन आने वाले हैं, सब कुछ बदल जाएगा। आज आप देखिए टीटी का क्या हुआ, आप देखिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जितने भी नौकरी वाले एग्जाम में, सारे पेपर तक आउट हो रहे हैं। एक भी पेपर ऐसा नहीं है कि जो सुचारू तौर पे जिसके एग्जाम हो पावे, ये एग्जाम तक कंडक्ट नहीं करा पा रहे। कानून व्यवस्था की उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? आज कानून व्यवस्था की ये स्थिति है कि कासगंज में एक 5 फीट के लड़के को दिखाया जाता है कि 2 फीट की हाइट से उसने लटक करके आत्महत्या कर लिया। कितना हास्यास्पद है। ये कानून व्यवस्था की स्थिति है। पूरे प्रदेश में जंगल राज पैदा हो गया। लखीमपुर में इनके मंत्री के लड़के ने जिस तरीके से किसान को कुचला, आप बताइए कानून व्यवस्था की क्या धज्जियां उड़ाई। ये इनके अपने लोगों ने जो स्थितियां उत्तर प्रदेश में पैदा कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के गृह जनपद में कानून व्यवस्था की स्थिति, आज के एजेंडा में आज हम इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे सर, क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति तो आपके वक्त पर भी सवालों के घेरे में थी। राकेश त्रिपाठी जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जातीय समीकरण को आप कैसे साध पाएंगे यूपी में, क्योंकि अखिलेश यादव तो लगातार पुरजोर कोशिशें कर ही रहे हैं और कास्ट फैक्टर को साधने में देखा जाए तो अखिलेश यादव आपको एक तरह से झटका भी दे चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ओपी राजभर को अपने पाले में ले लिया। क्या कहेंगे आप सर, आपकी क्या तैयारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास, इस मूल मंत्र पर काम कर रही है। जाति के समीकरण ये साधते रहे, ये ऐसे ही साधने का प्रयास कर रहे थे 2017 में भी। मेरा सवाल है अजीज खान साहब से, 2017 के पहले जब ये 2012 में सत्ता में आए थे तो अकेले दम पर बहुमत के साथ आए थे। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ी थी, शिवपाल यादव इनके साथ खड़े थे, परिवार था ना। ये फैमिली डिस्प्यूट क्यों हुआ? और फैमिली का जो डिस्प्यूट अभी तक नहीं संभाल पाए हैं, वो गठबंधन के डिस्प्यूट कैसे संभाल पाएंगे? इस सवाल का जवाब दे दे। 2017 में आखिरकार क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि बहुमत की सरकार अखिलेश यादव को कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़ा था? और आज कैसे परिस्थितियां बदल गई कि कोई बड़ा दल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं है?
बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के साथ बाहर क्यों गई? ये सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता पूछेगी। उत्तर प्रदेश की जनता पूछेगी कि आप ये जो जातीय समीकरण जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपका जो सरकार के समय में जो जंगल राज था, जो गुंडा राज था, जो एक जाति के प्रति आपका समर्पण था, उसका जवाब क्या होगा? सवाल ये भी होगा कि ओम प्रकाश राजभर जो कई सारे सीएम, हर साल नया सीएम और हर साल 5 नए डिप्टी सीएम, ये जो फॉर्मूला लेकर आए थे, उस फॉर्मूले का क्या होगा? सवाल ये भी होगा कि असदुद्दीन ओवैसी को ओम प्रकाश राजभर अपने गठबंधन में आमंत्रित कर रहे हैं, उनकी पोजीशन, उनकी लोकेशन क्या होगी? ये भी सवाल जनता पूछेगी। सवाल ये भी पूछा जाएगा कि आज चौधरी अजीत सिंह जी के बेटे जयंत चौधरी जो आपसे डिप्टी सीएम की डिमांड कर रहे हैं, उस पर आपने फैसला क्या ले लिया है? गठबंधन के इतने सारे सवाल हैं कि अखिलेश यादव जी का जवाब देने के लिए जो साहस होना चाहिए, जो मादा होना चाहिए, वो अखिलेश यादव जी में नहीं है। इनके गठबंधन में इतनी गांठें पड़ी हुई है पहले से, और जगह जगह से कई गांठें खुल रही है। ये गठबंधन बेमेल है, ये गठबंधन केवल सत्ता की चाह में बनाया गया है और ये सत्ता से पूरी तरह से बाहर रहेगा। जनता ये विश्वास चाहती है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी स्थायी सरकार बने, क्योंकि वर्ष 2007 के बाद से आपको उत्तर प्रदेश में एक परिवर्तन दिखाई देगा कि जनता ने जिसको प्यार दिया है उसको भरपूर दिया है, चाहे वो बसपा को दिया, चाहे वो सपा को दिया, या जब भाजपा को दिया, सारे रिकॉर्ड तोड़ करके दिया है। आज हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की विकास की योजनाएं हमने चलाने का काम किया है, बिजली, सड़क, पानी एक मुद्दा होता था चुनाव में, आज बिजली, सड़क, पानी के मुद्दे पर कोई राजनीतिक दल बात नहीं कर पा रहा है। बिजली की बात अजीज खान साहब कर रहे हैं, पीपीए इन्होंने जो किए थे 11 रुपए पर यूनिट के हिसाब से किए थे। उत्तर प्रदेश में सेंट्रल पूल की बिजली आ सकती थी। पीयूष गोयल जी केंद्रीय बिजली मंत्री लगातार कहते रहे, अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, लेकिन अखिलेश यादव जी के लिए तो रामपुर में बिजली आ रही थी, कन्नौज में बिजली आ रही थी, इटावा में बिजली आ रही थी, तो इनको बिजली की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश को हमने 1 करोड़ 41 लाख घरों में बिजली के कनेक्शन पहुंचाए हैं, तो अखिलेश यादव जी से सवाल पूछा जाएगा कि आपके कार्यकाल में क्यों केवल 40 लाख घरों में बिजली पहुंची थी? आपके कार्यकाल से 1 करोड़ ज्यादा घरों में आज बिजली हमने पहुंचाई है, तो वोट भी जनता का भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। बीजेपी ने आज डिलीवर करके दिखाया है, विकास की योजनाओं को लोगों के घर तक पहुंचाया है। सवाल पूछेगी जनता ना कि 17,000 प्रधानमंत्री आवास ही केवल आपने अपने कार्यकाल में बना करके दिए थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में 1 करोड़ 43 लाख हमने आज 1,43,000 हमने आवास आज बना करके दिए हैं। तो जनता सवाल पूछेगी कि ये आवास आपने गरीबों के क्यों रोक रखे थे? केंद्र सरकार की तमाम परियोजनाओं को आपने ब्रेक क्यों लगा रखा? आज डबल इंजन की सरकार जब उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे का शहर बना रही है, आज उत्तर प्रदेश को एयरपोर्ट का राज्य बना रही है, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, अकेला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश की छवि बदली है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश आकर खड़ा हो गया है। ये गठबंधन के गांठे बना खोलने वाले, बना जोड़ने वाले अखिलेश यादव जी से उनके विकास का विजन पूछा जाएगा कि आपके विकास का विजन क्या है? मिशन की बात कर रहे थे, अरे मिशन नहीं है आपका, केवल कमीशन है। आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात की ना, 3,000 करोड़ कम कीमत पर आपका जो डीपीआर था, जो केवल कागजों में बना था, उसको जब जमीन पर हमने उतारा तो 3,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई के बचाने का काम हमने किया है। जब उत्तर प्रदेश की गद्दी पर एक सन्यासी मुख्यमंत्री बैठता है, तो कैसे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अहरनिश काम करता है 24 घंटे। कभी भी 10 बजे आज अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं पहुंचे थे। मुख्यमंत्री कार्यालय घर से चलता था। किस तरह से मुख्यमंत्री पद की गरिमा गिरा रखी थी। उत्तर प्रदेश में 4.5 मुख्यमंत्री चलते थे, ये उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। कैसे डिसीजन अलग अलग जगहों से प्रभावित होते थे। आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्थापित करके दिखाया है कि शासन प्रशासन कैसे चलाया जाता है। जब बुलडोजर मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के बंगलों पर, कोठियों पर चल रहा है ना, जिसको आपने अपने कार्यकाल में बनवाने का काम किया था, तो जनता को महसूस होता है जी, कि आज अजीज खान जी जवाब देना चाहते हैं। राकेश जी, अजीज खान जी जवाब दीजिए। गंभीर आरोप लगे हैं सर। बहुत उत्साहित है और बड़ी घबराहट में बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा, अभी मैं एक एक का जवाब दे रहा हूं वन बाय वन। इन्होंने कहा कि हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास और सबका विश्वास। ये सिर्फ नारा ही है, सबका साथ नहीं है। आप तो जो मॉब लिंचिंग करता है उसको फूलमाला पहनाते हैं। आप, ये आपका सबका विश्वास है। एक बात आप जानिए, अभी इन्होंने कहा कि साहब कैसे होगा आपस में इतने सारे गठबंधन का आपस में तालमेल कैसे होगा और आपस में डिस्प्यूट होगा डिप्टी सीएम। अरे मैं तो कह रहा हूं 4.5 साल माननीय योगी जी और मोदी जी ने तो आपस में झगड़े में निपटा दिया। उत्तर प्रदेश का तो काम ही नहीं किया। एक आईएएस को लेकर के, अरविंद शर्मा जी को लेकर के दोनों में तालरात तक नहीं बैठ पाया। आप क्या बात कर रहे हैं, दूसरों की बात क्या कर रहे हैं, आप क्या बात करेंगे। रही बात, इन्होंने कहा कि बहुत विकास किया। मैं 3-4 बात करना चाह रहा हूं, ये नोट कर ले। कोई 5 काम उत्तर प्रदेश में बता दे
जिसका इन्होंने शिलान्यास किया हो और लोकार्पण किया हो। इन्होंने जो भी लोकार्पण किया है वो समाजवादी पार्टी के काम का किया है, चाहे वो एकाना का नाम बदलने का हो, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम, चाहे समाजवादी पूर्वांचल का काम हो, चाहे मेट्रो कानपुर का मामला हो, किसी भी मामले को ले ले, सिर्फ समाजवादी पार्टी का इन्होंने सिर्फ उसी का जो काम हुआ था उसका इन्होंने उद्घाटन किया। इनकी कुछ योजनाओं की बात हम करना चाहते हैं। इन्होंने कहा बड़ी योजनाएं मैंने लागू कर दी। करने से किसने रोका था, ये भी तो आप देखिए। जी आ रहा हूं ना, अरे मल्लिका जी प्लीज मुझे मौका जी। इन्होंने कहा मोदी जी ने 1768 प्रोजेक्ट तब तक ऐलान किया है, जिसमें 925 सिर्फ जमीन पर ही नहीं उतरे, 925 जमीन पे ही नहीं उतरे, और 479 प्रोजेक्ट अगर उतरे भी तो इतने लेट में उतरे कि 4.4 लाख करोड़ रुपया उसमें एक्स्ट्रा लग गया। एक बात। दूसरी बात, अगर इनके स्कीमों के वेबसाइट पे जाए तो 1,86,000 शिकायत अभी भी दर्ज है कि लोग इनसे संतुष्ट नहीं है, जो लोग प्रोग्राम कर रहे थे, जो लोग काम कर रहे थे। दूसरी बात, इन्होंने आयुष्मान का लक्ष्य 50 करोड़ का रखा था, अभी पूछिए ना 1 करोड़ तक नहीं पहुंचा। स्किल इंडिया बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इनका था, बहुत उस पे इवेंट मैनेज किया गया, 54,000 कंप्लेन इनके वेबसाइट पर है। अब इनका मेक इन इंडिया की बात कर लें आप, मेक इन इंडिया कह रहे थे कि साहब इस सेक्टर में जो आपका मैन्युफैक्चर सेक्टर है इसका बहुत बड़ा फायदा लोगों को होगा। 3 करोड़ 80 लाख लोग बेरोजगार हो गए, जो पहले जिनको रोजगार मिल गया था। इनका पीएम मुद्रा योजना देखिए आप, 50,000 से 10 लाख रुपया देने तक का था कि इससे पीएम मुद्रा योजना, आप देखिए 92% लोगों को सिर्फ 23,000 रुपया मिला है। कुछ लोगों को 23,000 में क्या बिजनेस करेगा। लगातार इनके जितने भी स्कीम है वो टोटल स्कीम इनके फेल है। एक बात मैं आपको बताऊं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस के बारे में कम पैसा लगाया। मैं कह रहा हूं दावे के साथ, ये इन्हीं की वेबसाइट है ईडा, इसको देखें आप कि 302 किलोमीटर आगरा एक्सप्रेस वे बनाया था, 14,937 करोड़ रुपए लगे थे मैडम, यानी 49 करोड़ रुपया पर किलोमीटर का खर्च आया था उस पे। सारी फैसिलिटीज देने के बाद इन्होंने 340 किलोमीटर बनाया है 23,349 करोड़ रुपए में, और 68 करोड़ रुपया पर किलोमीटर खर्च आया है, यानी 38% पैसा बढ़ा। यानी ये कह रहे पैसा बचा लिया, 38% पैसा ज्यादा लगा, जबकि सारी फैसिलिटीज अभी अधूरी है, अभी फैसिलिटीज तक वहां पर नहीं दे पाए हैं। इन्होंने पैसा लुटाया है अपने ठेकेदारों को, पट्टेदारों को, और उसके बाद ये कह रहे कि साहब कम खर्च आया। जरा बताइए ना, यूपी ईडा का जरा वेबसाइट खोलिए, इनका अपना सरकारी वेबसाइट है, उस वेबसाइट में यह दर्ज है कि 38% पैसा ज्यादा खर्च हुआ है आगरा एक्सप्रेस वे से। तो किसने पैसा बचाया। और दूसरी बात, ये हमारा जो प्रोजेक्ट उसमें था वो 353 किलोमीटर का था। इन्होंने बनारस लिंक रोड को काट भी दिया 12.5 किलोमीटर। उसके बाद ये स्थिति आई, हमारा जो प्रोजेक्ट था उसको बनारस को भी जोड़ने का था। हमारा प्रोजेक्ट ये था कि उसको हम ला करके गोरखपुर में भी जोड़ते, लेकिन इन्होंने सारी चीजों को काट करके अगर ये एक्सप्रेसवे बनाया और आधा अधूरा बनाया है, और उसमें पैसा भी 38% ज्यादा लगाया है, कौन जिम्मेदार होगा। आपको प्रदेश की जनता नहीं देख रही कि आप सिर्फ इवेंट जीवी हैं, आप इवेंट मैनेज करते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई आधार नहीं है। आपका आधार पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आधार खत्म हो चुका है राकेश त्रिपाठी जी, और जो सवाल उन्होंने पूछे हैं वो वाकई कई एक तरह के गंभीर आरोप भी आप पर लगाए जा रहे हैं कि आप सिर्फ क्रेडिट ले रहे हैं। काम तो उनके दौर में शुरू हुआ और शुरू आप कर देते हैं, उद्घाटन आप कर देते हैं। देखिए, अजीज खान साहब की पार्टी का एक पुराना नारा था, जब ये सत्ता में थे तो ये नारा लगाया करते थे कि समाजवादियों का नारा है खाली प्लाट हमारा है। जहां कहीं भी किसी दलित का, विधवा का, गरीब का प्लाट दिखाई पड़ता था, समाजवादी पार्टी का झंडा लगा करके, लाल टोपी लगा करके उसको कब्जा कर लेते थे। कब्जा करने का ये जो मानसिकता इनकी रही है ना, वो अभी गई नहीं है। सत्ता चली गई है, रस्सी जल गई है, लेकिन बल नहीं गया। आज जब सत्ता नहीं है तो सत्ता के तमाम परियोजनाओं पर उस पर जाकर के कब्जा करते हैं। लेकिन जेवर एयरपोर्ट के दिन मैं इनको धन्यवाद करूंगा, कम से कम उस दिन उन्होंने लाल टोपी लगा करके वहां जाकर के कब्जा करने का काम नहीं। लेकिन ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आज अपना बता रहे हैं। सच तो ये है कि आगरा एक्सप्रेसवे जिसको ये उपलब्धि बताते हैं, वो भी चुनाव के दौर तक कंप्लीट नहीं हुआ था। मैं इस बात को तब भी चुनौती देकर के प्रवक्ता के तौर पर कहता रहा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता लखनऊ से मेरे साथ आगरा तक अगर चले जाए तो राजनीति छोड़ देंगे। सच ये था कि फिरोजाबाद के पहले ही इनका एक्सप्रेसवे समाप्त हो जाता था। लगभग 80 किलोमीटर का काम पूरा ही नहीं हुआ था। आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे लखनऊ से गाजीपुर तक
कहीं किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, पूरा एक्सप्रेस वे कंप्लीट है। और स्वयं अखिलेश यादव जी गाजीपुर से लखनऊ तक की यात्रा करके ये प्रमाणित कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक्सप्रेस वे बनाया है वो आधा अधूरा नहीं है, पूरा है, कंप्लीट है। जहां तक एमिनिटीज की व्यवस्था की बात है या पेट्रोल पंप की बात है, 8 ब्लॉक्स बन चुके हैं, काम चल रहा है, महीने भर के भीतर ही भीतर वो भी व्यवस्थाएं चालू हो जाएंगी। हमने आपकी तरह आधी अधूरी व्यवस्थाएं नहीं दी है, पहली बात। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण सवाल है, आज जिन गठबंधन में आप अपने पार्टनर्स को लेकर के आ रहे हैं ना, जयंत चौधरी के पिताजी चौधरी अजीत सिंह जी का वीडियो इस समय बहुत वायरल हो रहा है, बहुत चर्चा में आ रहा है। क्या चौधरी अजीत सिंह जी कहते थे जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा? क्या जयंत चौधरी जी अपने पिताजी की बात से अब इत्तेफाक नहीं रखते हैं? इन सवालों के जवाब वो कैसे आकर के देंगे? यही आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के गुंडा राज को मुद्दा बनाया करती थी। यही समाजवादी पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी जब गठबंधन में आएगी तो ये सवाल उठेंगे, इन सवालों का जवाब कैसे देंगे? ओम प्रकाश राजभर जी ने आपकी पार्टी को लेकर के एब्यूजिंग वर्ड इस्तेमाल किए, जिसको मैं टीवी डिबेट में कह नहीं सकता हूं। ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जब आप जाएंगे तो इन सवालों के जवाब कैसे देंगे? और वो जो असदुद्दीन ओवैसी का मसला है ना, वो उनके बारे में आप बार बार टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के रास्ते आप उनको साधने की जो कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम वोटरों की गोलबंदी करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उस सवाल पर जवाब नहीं दे रहे हैं। आप कितनी भी कोशिश करिए, जाति और मजहब की अब खिचड़ी उत्तर प्रदेश में नहीं पकने वाली है। उत्तर प्रदेश अब केवल विकास के मुद्दे पर बढ़ेगा, और विकास का एजेंडा आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने चला करके दिखाया है कि डबल इंजन की सरकार कैसे उत्तर प्रदेश को आगे ले जा सकती है। उत्तर प्रदेश की छवि बदली है हमने। आज उत्तर प्रदेश जीडीपी के मामले में नजदीक आ गए हैं और जनता यही चाहती है कि विकास को लेकर क्या मिशन है, क्या विजन है, क्योंकि देखिए गठबंधन तक तो ठीक है, पर जो विकास का विजन होना चाहिए वो कहीं ना कहीं अब गायब सा होता दिख रहा है। सभी केवल आरोप की राजनीति करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान, आप ये बताइए कि विकास का क्या मिशन है, क्या विजन है? अगर समाजवादी पार्टी ये गठबंधन कर भी रही है तो इन गठबंधन के पीछे की मंशा क्या है? सिर्फ जातीय समीकरण साधने की कोशिश यहां पर की जा रही है या फिर इसके जरिए आप विकास भी करेंगे लोगों का? देखिए, 2-3 बातें हैं। मैं पहले राकेश जी के जवाब दे दूं, उसके बाद आपके मुद्दे पे आ रहा हूं। लंबी बात है। देखिए, इन्होंने कहा जेवर एयरपोर्ट बनाया, क्या बनाया? मिट्टी पाटी गई है अभी, केवल भूमि अधिग्रहण किया गया, 8 गांव पूरी तरह से खत्म कर दिए गए, 9,000 लोग को विस्थापित किया गया। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि आपके चैनल ने भी दिखाया कि वो बेचारे टेंट में रह रहे हैं, तंबू में रह रहे हैं। अभी माननीय मोदी जी वहां पर गए थे शिलान्यास करने, उनको गाजियाबाद के एक रिजर्व पुलिस लाइन में उनको बाकायदे कैद कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया कि आवाज ना उठाओ। साहब, उनको मुआवजा तक नहीं दिया गया। वो लोग पशुओं का कारोबार करते थे, पशुपालन करते थे, दुग्ध उत्पादन करते थे। आज उनका सारा कारोबार रुक गया। आपने उनको विस्थापित नहीं किया, उनको मुआवजा नहीं दिया, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग परेशान हैं। ये आपका विकास का मॉडल है। अभी आपने शिलान्यास किया, ऐसा लग रहा बना दिया आपने, खाली मिट्टी पाटा, बराबर किया 19 साल में। एक बात आप समझिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने कहा साहब विकास का, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि जो वोट पड़ता है और लोग चाहते हैं मुल्क का विकास हो, लेकिन झूठा विकास ना हो। आप विकास देखिए ना, हमने क्या विकास किया? हमने 10-90 बनाया, हमने 100 और 108 एम्बुलेंस लिया, डायल 100 बनाया। अभी जो डीजीपी कॉन्फ्रेंस हुआ था इनका, जहां पे सिग्नेचर बिल्डिंग में किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने बनाया। यहां पे गोमती रिवर फ्रंट, लखनऊ मेट्रो, आप तमाम ऐसे काम ले लीजिए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, तमाम काम समाजवादी पार्टी ने किया। विकास की बात, समाजवादी तो विकास विकास चिल्लाती रही, और ये धर्म धर्म चिल्लाते रहे, ये हिंदू मुस्लिम चिल्लाते रहे। लेकिन ये बड़ा बड़ा जो इनका संकल्प पत्र रहा, उसमें लिखा क्या इन्होंने? 6 एम्स उत्तर प्रदेश में देंगे, 75 नए मेडिकल कॉलेज देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 2 करोड़ नौकरी केंद्र देगा प्रतिवर्ष में, और 70 लाख ये उत्तर प्रदेश में देंगे। बताए ना कितनी नौकरी दी? 7 साल हो गया, 14 करोड़ नौकरी होनी चाहिए। डॉक्टर अजीज खान जी, मैं आपको यहाँ पे रोक रही हूँ क्योंकि यही मैंने आपसे कहा था कि ये आरोप की जो राजनीति चल रही है, आरोप की राजनीति की बात आप मत कीजिए। विकास का आप अपना विजन बताइए ना सर, कि आपका विजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर आज के एजेंडे का मुद्दा ये था कि गठबंधन की क्या जरूरत समाजवादी पार्टी को पड़ रही है। क्योंकि अगर आपको याद हो वो दौर कि अरविंद केजरीवाल ने जो मोस्ट करप्ट लीडर्स की लिस्ट में मुलायम सिंह जी का नाम दिया था, क्या वो भूल गए आप? और गठबंधन की क्या इतनी बड़ी मजबूरी है कि अब आम आदमी पार्टी का भी आपको साथ मांगना पड़ रहा है? विकास का आपका विजन क्या है, मिशन क्या है सर? उस पर आप बात कीजिए। आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहेगा, क्योंकि जनता जानना चाहती है ना कि जी
बहुत ही शानदार बात आप कर रही हैं और यही सच है और यही एक अच्छे पत्रकार की पहचान है जो मुद्दे की बात करे और जो विकास की बात करे और मुल्क विकास चाहता है। समाजवादी पार्टी भी यही चाहती है। आप देखिए ना, माननीय नेताजी को लोग क्या कहते थे? विकास पुरुष। आज आकर अखिलेश जी को लोग क्या कह रहे हैं? विकास पुरुष। विकास पुरुष के पुत्र विकास पुरुष। आप समझिए इस बात को। जितना काम 5 साल में हो गया था समाजवादी रेजिम में, शायद आने वाले वक्त में नहीं हो पाएगा। हमारा जो एजेंडा है आने वाले 2022 में, सबसे पहले एजुकेशन को प्रॉपर करना। हर शख्स का अधिकार है एजुकेशन लेना, क्योंकि जब तक शख्स एजुकेटेड नहीं होगा तब तक वो अपने मिशन में कामयाब नहीं होगा। जी हंस रहे हैं आपकी बात पर। दूसरी बात, एजुकेशन का नाम हंसेंगे ही, उनके पास हंसी क्यों आई इस बात पर? और हंसना इस खराब करने का काम आपने किया था। एजुकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। एजुकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट इशू है, उस पर वो अपनी बात कर रहे हैं तो आप हंस रहे हैं राकेश जी। भाई वो हंसेंगे क्योंकि वो नहीं चाहते लोग शिक्षित हो। जब शिक्षित लगाने का विचार को समझ जाएंगे ना, क्योंकि इस राजनीति को समझेंगे ना, तो नहीं चाहते शिक्षित हो। लेकिन समाजवादी पार्टी की जो मुखिया है वो इंजीनियर है, वो इस बात को चाहते हैं कि हर शख्स देश में लोग शिक्षित नहीं होंगे तो विकास कैसे होगा? देश आगे कैसे बढ़ेगा? प्रगति कैसे होगी? जी 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 जी। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, हेल्थ सेक्टर बहुत मजबूत होना चाहिए। हर शख्स का अधिकार है हेल्थ, हर शख्स का अधिकार है कि उसको स्वास्थ्य लाभ मिले, क्योंकि तमाम, आप देखिए हमारा मुल्क कितना साल आजाद हुए हो गया, आज आप देखिए स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। माननीय मोदी जी ने वायदा किया था कि स्वास्थ्य सेक्टर में हम बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। आप देखिए ना पूरे देश में क्या स्थिति है। आज कोरोना काल में क्या नहीं हुआ है। 800 का ऑक्सीजन 80,000 में मैडम बिका है। आप हेल्थ में लोग मारे मारे घूमे हैं, लोगों को ऑक्सीजन बेड हॉस्पिटल नहीं मिल पाए, लाशें किस कदर जलाई गई है, उसको टेन शेड लगा दिया गया, छिपाया गया, गंगा में लाशें बही, तमाम तरीके के उसमें बातें रही। मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा हूं। कोरोना में अगर हमारा हेल्थ सेक्टर मजबूत होता तो शायद ये स्थिति आज पैदा नहीं होती। हमारे मुखिया उत्तर प्रदेश छोड़ करके बंगाल भाग गए। ये भी विडंबना देखिए कि उत्तर प्रदेश में लोग मर रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, वहां चुनाव की मारामारी थी। उसके बाद यहां प्रधानी और जिला पंचायत सदस्य यानी यहां निकाय का चुनाव करा दिया। ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला। एक बात। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, ये 2 मुद्दे बड़े अहम हैं। उसके बाद बिजली, इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी शख्स के लिए अगर विकास चाहिए तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा रोल है। हमारे नेता ने कई पावर प्लांट लगाए, मैंने नाम भी बताया, ओबरा, जवाहरपुर, हरदेवगंज और तमाम, एक लंबी फेहरिस्त है, लेकिन इन्होंने कोई काम आपके इलेक्ट्रिसिटी पे कोई काम नहीं किया। अगला है रोड। जो विकास का जो अहम काम है, यानी आवागमन की सुविधा बेहतर होनी चाहिए, उस पर बहुत बड़ा काम होना चाहिए। रोड का मामला यह है कि हमारे नेता ने जैसी कुर्सी संभाली आगरा एक्सप्रेस भी बनाया। आप देखिए इतना बड़ा विजन दिया, पूर्वांचल को जोड़ने के लिए समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात की, और तमाम तरीके के सेक्टर इन्होंने, हमारे नेता ने बाकायदे उसको बनाने की कोशिश की। उनका विजन था कि आपका रोड बेहतर हो। उसके साथ साथ अब सबसे बड़ी बात है, उसके बाद अब कैसे जो और गांव के लोग हैं उनको कैसे शहर से जोड़ा जाए, कैसे उनको रोजगार मिले। उनको रोजगार देने के लिए गांव में उद्योगों का वहां पर स्थापना हो, वहां पर कारखाने लगाए जाए। जो माइग्रेशन हो रहा है गांव से शहरों की तरफ, वो माइग्रेशन ना हो, उसको रोकने के लिए गांव में उद्योग धंधे लगाए जाए। सब उद्योग धंधे, इन्होंने कहा था बनारस को गुजरात मॉडल पे हम कारखाने लगाएंगे। बताइए कितने कारखाने बनारस में लगा दिए गए। माननीय मोदी जी का गृह लोकसभा क्षेत्र, साहब वहां की साड़ी कारोबार मालूम है मैम, तमाम आत्महत्या कर रहा है, उसके सारे उद्योग धंधे चौपट हो गए। भदोही बगल में आप पहले मुद्दा बताते हैं और फिर ये बीजेपी की खामी निकालने के बात शुरू कर देते हैं। अपना प्लान आप नहीं बताते, लेकिन आपने मेरे एक और सवाल का जवाब नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल ने करप्ट लीडर्स की लिस्ट में मुलायम सिंह यादव का नाम दिया था और अब खबरें हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ भी गठबंधन आपका हो सकता है। क्या भूल गई है समाजवादी पार्टी वो बात? देखिए मैम, कौन क्या कहता क्या नहीं कहता है, ये एक अलग इशू है। आप सालों पुरानी बातें, बयानों को यहाँ पर याद कर रहे हैं सर, पुरानी बातों को आप याद कर रहे हैं। ये भी तो एक अहम बात है कि जिस लीडर ने आपके इतने बड़े लीडर के बारे में इस तरह की बात कही हो, क्या आप वो भूल जाएंगे? गठबंधन क्या इतनी बड़ी मजबूरी हो गई? भाई नीतीश जी का इन्होंने कहा डीएनए तक चेक करवा लिया था। नीतीश जी ने गाली तक दिया, कुछ क्या कर्म तक नहीं हो गया था। क्या किया इन्होंने? गठबंधन नहीं किया। क्या उनके साथ गलबैया नहीं खेला? ये मैम, ये बीजेपी के लोग और ये लोग कहे तो ये अच्छा नहीं लगता है। ये साहब संजय निषाद अभी बोला ना, मैं पहले थाना फुकवा दूंगा, घर फुकवा दूंगा, देश फुकवा दूंगा, मुकदमा करवा दूंगा, पता नहीं क्या क्या तक
स्टिंग ऑपरेशन में आया। और उसके बाद देखिए इनकी क्या मजबूरी है, क्यों संजय निषाद को क्यों नहीं निकाल रहे पार्टी से? सर आप अपनी मजबूरी पहले बताइए, मैं उनसे भी पूछूंगी, अजीज खान जी मैं उनसे भी पूछूंगी, लेकिन आप पहले इस बात का जवाब दे दीजिए कि क्या वो अपमान भूल गई है समाजवादी पार्टी, या मुलायम सिंह जी की इज्जत इतनी मायने नहीं रखती है पार्टी के लिए, गठबंधन ज्यादा मायने रखता है? जनता के हित के लिए, जनता के हित के लिए और जनता की समस्याओं के निदान के लिए समाजवादी पार्टी हर कुर्बानी देगी। समाजवादी पार्टी का एक ही मानना है कि जो लोग दबे कुचले लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। उसके लिए अगर मुझे अपमान भी सहना पड़े, अपमान भी सहना पड़े मल्लिका जी, तो हम अपमानित भी हो सकते हैं। हमें अपमानित कोई शख्स करे, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन जिसका जो हक है उसको उसका हक मिल जाए। ये समाजवादी पार्टी की विचारधारा है। तो ये हम सोच रखते हैं, और ये सोच रखने की वजह से आज समाजवादी पार्टी की तरफ हर शख्स बड़ी उम्मीद के साथ देख रहा है। एक हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एक नौजवान है, उनकी एक विचारधारा, एक उनकी शैली है, उनके काम करने की स्टाइल है, वो ईमानदार शख्स है, और ईमानदारी से वो आने वाले 2022 में इस प्रदेश की खिदमत करेंगे। जी तो राकेश जी आप क्या जवाब देंगे? उन्होंने तो बता दिया कि वो किस हद तक जा सकते हैं जनता की भलाई के लिए। बीजेपी की अगर बात की जाए, आगे आप लोगों की रणनीति क्या है? क्या चुनौतियां आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में आपके सामने होंगी? और हमें इस वक्त सर लाइव हजारों लोग देख रहे हैं, बीजेपी का मिशन क्या है, विजन क्या है, विकास की मैं सिर्फ बात करना चाहती हूं सर, यहाँ पर विकास का मॉडल क्या है उत्तर प्रदेश में? मल्लिका जी एक सवाल का जवाब दे दूं जो अजीज खान साहब ने नहीं दिया, जो आप पूछ रही थी कि अरविंद केजरीवाल ने उनके पिता मुलायम सिंह यादव का अपमान किया, बावजूद उसके साथ उनके गठबंधन करने को तैयार क्यों? लेकिन उसका जवाब उन्होंने दे दिया ना कि उन्हें अपमान भी मंजूर है, वो सिर्फ इस वक्त लोगों की भलाई के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें अपमान भी मंजूर है, जो करना पड़ेगा वो करेंगे। आप उस मुद्दे से हट जाइए सर। आप देखिए सर समय कम है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो जरूरी बातें हैं पहले वो हो जाएं। आप इस बात का जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव में बीजेपी के पास विकास का क्या मॉडल है, क्या विजन है? देखिए हमने जब चुनाव का संकल्प पत्र पिछली बार रखा था, हमने कहा था न गुंडा राज न भ्रष्टाचार। हम आज अपने संकल्प को पूरा करने में 100% कामयाब हुए हैं। उत्तर प्रदेश में हमने भ्रष्टाचार के लीकेज को आज बंद करने का काम किया है। ई टेंडरिंग की व्यवस्था से लेकर के ई फाइलिंग की व्यवस्था करके हमने आज भ्रष्टाचार के तंत्र को तोड़ने का काम किया है। माफियाओं पर कठोर करारा प्रहार किया है। बुलडोजर चला करके हमने एक दहशत बनाने का काम उत्तर प्रदेश में किया है। कानून व्यवस्था आज पटरी पर आई है। हम उत्तर प्रदेश को अब विकास के एजेंडे पर आगे लेकर के जा रहे हैं। जो 3 लाख करोड़ के निवेश उत्तर प्रदेश में आज ग्राउंड रियलाइज हो जो है, आज उत्तर प्रदेश में जो रोजगार के अवसर बन रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश आज विकास की पटरी पर सर पर दौड़ना शुरू किया है, हम उसकी अब स्पीड को बढ़ाने का काम करेंगे। हम उत्तर प्रदेश की स्किल को बढ़ाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश ने जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट शुरू किया है, हर जिले की अपनी पहचान जो शुरू की है, हम उस पहचान को और चरम तक लेकर के जाएंगे। उत्तर प्रदेश को हम कंपीट करेंगे अब दुनिया के सामने कि दुनिया की कंपनियां उत्तर प्रदेश में आए। और आज एक वातावरण उत्तर प्रदेश के लिए बना है कि उत्तर प्रदेश में जो रोजगार की एक समस्या रहा करती थी कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बंबई जाकर के, सूरत जाकर के, दिल्ली जाकर के अपमान झेलना पड़ता था, इस कोरोना कालखंड के बाद जब उत्तर प्रदेश के श्रमिक उत्तर प्रदेश वापस लौट कर आए हैं, तो हम कौशल विकास के साथ उनको जोड़ करके उनकी तमाम व्यवस्थाओं को उत्तर प्रदेश में ही सुरक्षित करने के लिए हम व्यवस्था देने का काम कर रहे हैं। बिजली के मामले में हमने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। शिक्षा के मामले में बहुत तेज गति से आज चाहे जूता मोजा देना हो, चाहे बस्ता देना हो, चाहे आज उनके खाते तक सीधे राशि पहुंचा करके हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का काम किया है, शिक्षकों की भर्ती करने का काम किया है। हम इन कामों को ही गुणात्मक तौर पर बढ़ाने का काम करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में जहां एयरपोर्ट बन रहे हैं, 15 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में काम चल रहा है। अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी प्रकार की समस्या होती है, तो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि राम मंदिर जो बन रहा है उस पर भी संकट के बादल आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश जो एक्सप्रेस वे का प्रदेश बन रहा है वो डिरेल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जहां आज इतने सारे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, इतनी फ्लाइट्स के लिए आज वातावरण बन रहा है, ये डिरेल हो जाएगा। जो आज हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे नंबर पर आ गए हैं, ये फिर वही वापस पायदान पे आ जाएगा। हमारे लिए जरूरी है कि हम उत्तर प्रदेश को पहले नंबर पर लेकर आए। आज जो जीडीपी में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर पहुंचा है, इसको हम पहले नंबर पर लेकर आए। और उत्तर प्रदेश के पास वो मादा है, वो क्षमता है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं।
जिन पर हमने काम किया है, चाहे विंध्याचल के कॉरिडोर को लेकर काम किया हो, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर हमने काम किया हो, चाहे आज हमने नैमिषारण्य को लेकर काम किया हो, चाहे चित्रकूट को लेकर हमने काम किया हो। आज जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग आध्यात्मिक पर्यटन के एक लास्ट कमेंट में डॉक्टर अजीज खान से लेना चाहूंगी। अजीज खान जी, जैसे कि आज हमारे शो का मुद्दा था वो ये था कि गठबंधन पॉलिटिक्स पर भी हमें चर्चा करनी थी, साथ ही ये भी समझना था कि जो सीटों की बाटा बाटी है उसको लेकर पुख्ता खाका क्या तैयार कर लिया है पार्टी ने, और अगर अब तक नहीं हुआ है तो कब तक फाइनल निर्णय लिया जाएगा? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। जो गठबंधन हो रहा है उसका खाका करीब करीब तैयार हो चुका है। बहुत जल्द उसको जो है वो सार्वजनिक किया जाएगा, आप लोगों को बताया जाएगा। दूसरी बात, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात कर दूं, राकेश जी ने एक बड़ी बात इंपॉर्टेंट की, 10 सेकंड और देगा जी। इन्होंने कहा बुलडोजर चलाया, कहां था बुलडोजर चलाया है? मैं जानना चाहता हूं किसके किसके ऊपर चलाया है। कुछ गिने चुने 3-4 नाम के अलावा आप बताइए ना। आप सूची जारी क्यों नहीं करते माफियाओं का उत्तर प्रदेश में? आप सूची जारी करिए ना 50 लोगों का, कि जो वाकई में क्रिमिनल है, माफिया है। 50 लोगों की सूची जारी करेंगे ना तो टॉप 45 आपके होंगे, 5 में इधर उधर के लोग होंगे, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। साहब, भदोही को कहां लाकर खड़ा कर दिया आपने? कालीन के व्यवसाय में लोग अजीज जी, आप सवाल का जवाब नहीं देते, आरोप प्रत्यारोप नहीं, आरोप नहीं हो जाता है। अरे सुनिए ना मेरी बात। देखिए, वक्त की कमी है ना, इसीलिए मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था कि फाइनल फैसला कब तक हो जाएगा सीटों के बंटवारे को लेकर, क्योंकि देखने में तो यही लग रहा है एक बड़ी चुनौती होने वाली है ये अखिलेश यादव के सामने। देखिए, कोई चुनौती नहीं है। जब नियत साफ होती है और नीति साफ होती है तो चुनौतियां कुछ नहीं कर पाती हैं। मैं आपको कह रहा हूं, आप देखिएगा ना, बहुत इजी वे में सारे फैसले हो जाएंगे, सारी चीजें बढ़ जाएंगी, सब कुछ बेहतर चलेगा, क्योंकि यहां नियत और नीति दोनों साफ है। मकसद है लोगों को उसका हक दिलाना, ये मकसद है। शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। आज के एजेंडा में आप हमारे साथ जुड़े, वक्त इतना ही था मेरे पास। डॉक्टर अजीज खान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज के एजेंडा में फिलहाल इतना ही। सबसे बड़े प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं तो जाहिर सी बात है आरोप प्रत्यारोप तो होंगे ही, और चुनाव की जो सरगर्मी है वो आप इस बहस के दौरान महसूस कर पाए होंगे। फिलहाल इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।